आईपीएसी दफ्तर पर ईडी की स्ट्राइक, चुनावी रणनीति की लूट या भ्रष्टाचार पर वार। आईपीएसी पर छापेमारी से बंगाल की राजनीति में उबाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में आगामी 2026 विधानसभा चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सलाहकार संस्था आईपैक पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। ईडी के अनुसार यह कार्रवाई कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले और कथित फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले की जांच के सिलसिले में की गई है। आरोप है कि हवाला के जरिए करोड़ों का लेन देन आईपैक से जुड़ी संस्थाओं तक पहुंचा है। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्थित आईपैक के दफ्तर और संस्था के प्रमुख प्रतीक जैन के लाउटन स्ट्रीट स्थित आवास समेत 15 ठिकानों पर छापेमारी की गई। खबर मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंची। उन्होंने आरोप लगाते हुए ईडी उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की सूची और डिजिटल डेटा को चोरी करने की कोशिश कर रही है। ये कहते हुए फाइल ईडी अधिकारियों के हाथ से छीन ली। ममता बनर्जी ने कहा कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। अमित शाह के निर्देश पर ईडी चुनावी रणनीति वाले हार्ड डिस्क और फाइल छीन रही है। क्या ईडी का काम पार्टी के अंदरूनी दस्तावेज चेक करना है? जबकि ईडी का कहना है कि छापेमारी के दौरान और सीएम और उनके सहयोगियों ने वैधानिक सबूतों और फाइलों को जबरन कब्जे में लेकर जांच में बाधा डाली है। यह साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास है। इस पूरे मामले पर भाजपा ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। यदि कुछ गलत नहीं किया तो ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई क्यों है और जांच में बाधा क्यों डाल रही है? बहरहाल इस छापेमारी के खिलाफ आईपैक और टीएमसी दोनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आईपैक ने दायर याचिका में छापेमारी को तुरंत रोकने और जब्त किए गए डेटा को सुरक्षित रखने की मांग की है। तो वहीं ईडी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर जांच की गोपनीयता भंग की और सबूत हटाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई में विरोध में आज कोलकाता में एक बड़े विरोध मार्च का आह्वान किया है। प्रतीक जैन के परिवार ने ईडी के खिलाफ दस्तावेजों की चोरी की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक तरफ 2026 के चुनावों से ठीक पहले इस रेड को टीएमसी लोकतंत्र पर हमला बता रही है, तो एजेंसियां इसे मनी ट्रेल का हिस्सा बताने से नहीं चूक रही। सवाल ये उठता है कि क्या यह केवल भ्रष्टाचार की जांच है या चुनावी विवाद बिछाने की कोशिश? बंगाल की सियासत अब कोर्ट और सड़क दोनों जगह लड़ा जाएगा। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। बीजेपी वालों के निकले फर्जी बोर्ड, पीडीए को रोकने की साजिश, अखिलेश यादव ने एसआईआर को बटा डाला एनआरसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी। मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने कहा कि एसआईआर वोट काटने के लिए हो रहा है। जिस एसआईआर से ये पूरे देश को परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता, पीडीए प्रहरी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत करके काम करके दिखाया कि आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस ड्राफ्ट में कुल 2,79,00,000 वोटरों के नाम हटाए गए हैं, जिसको लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जोरदार हमला बोल दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोट बढ़ाने का बीजेपी के लोग दबाव बनाएंगे क्योंकि उनका वोट कट गया है।
जिन्होंने फर्जी वोट बनाए थे, इसका मतलब फर्जी वोट डाले गए हैं और सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के बूथों पर निकले हैं। सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि जिस एसआईआर से ये पूरे देश को परेशान कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज एसआईआर से बीजेपी परेशान है और इसलिए गुपचुप बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 1 करोड़ वोट बढ़वाए हैं। अब तो सवाल उन पर खड़े हो गए हैं जो नकली वोट बना रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हो। सपा मुखिया ने कहा कि पहले दिन से हम लोग ये बात कहते रहे कि एसआईआर नहीं एनआरसी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि ये महंगाई इसलिए बढ़ी क्योंकि बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। वही सपा मुखिया ने हर वोट और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर यह अपील की कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब ना होने दें। तो मुख्यमंत्री जी खुद सामने आए और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही। आखिरकार मुख्यमंत्री जी को कैसे पता था कि 4 करोड़ वोट कटने जा रहे हैं? अगर हम मुख्यमंत्री जी की बात माने और आज 3 करोड़ कट गए हैं तो 1 करोड़ तो इन्होंने बढ़ाए होंगे। इसका मतलब 1 करोड़ वोट किसके बढ़ाए हैं? ये जो ड्राफ्ट आज जारी हुआ है, जब बूथ स्तर पर पहुंचेगी तो मेरी सबसे अपील है, आम जनता से अपील है कि अपना वोट देखें, अपना वोट बनवाएं और भारतीय जनता पार्टी के झूठे नैरेटिव में न फंसें। भारतीय जनता पार्टी अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से सबको परेशान करते थे, पूरे देश की जनता को परेशान किया। बिहार में तो लोगों को सड़कों पे आना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा कि एसआईआर न हो। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है। आप सोचिए उनके मंत्री जा रहे हैं जिले में, क्या समझा रहे हैं? मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके? डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, आप वोट बनाइए, आप फॉर्म भरिए। ये बीजेपी समझा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। बहुत से अधिकारी दबाव में नहीं काम करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नजर रख करके और सिंसियरली देख करके उन पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है, सो नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। वो कह रहे हैं कि 200 वोट हर बूथ पे बढ़ाना है। आज इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी छपी, उसमें सूत्रों का हवाला दिया। ये सूत्र जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के सूत्र हैं। इंडियन एक्सप्रेस को बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जो सूत्र उन्हें मिला होगा वो मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से सूत्र आया होगा। और मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जाइए वोट बढ़ाइए, किसी पे ऑब्जेक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर हर बूथ पर वोट बढ़ाएंगे नकली तो समाजवादी लोग और पीडीए प्रहरी के लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने सर्किट हाउस में जी राम जी अधिनियम पर पत्रकारों से हुए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। केशव प्रसाद बोले, विपक्ष को राम नाम से नफरत। आगरा में डिप्टी सीएम ने कहा, सपा विधायक बीजेपी में आना चाहते, हम लोग लेना नहीं चाहते। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में सपा को आड़े हाथों लेते हुए जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन का विरोध करने वालों को राम नाम से नफरत है। डिप्टी सीएम ने कहा, महात्मा गांधी का हम सब आदर करते हैं, कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, आरजेडी हो, इन सबके राम नाम से नफरत है। इसका क्या कारण है वही जाने। जी राम जी ने स्पेलिंग नाम के क्रम में राम नाम शब्द आ गया है, इसलिए वो मनरेगा के इस नए अधिनियम से नफरत कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को आगरा दौरे पर आए। इस दौरान उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जी राम जी अधिनियम
2025 से ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले परिवर्तन पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही इसका विरोध करने वाले विपक्षी दलों पर भी जमकर हमला बोला। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा, जी राम जी विकसित भारत को रोड मैप है। जब तक विकसित गांव नहीं होंगे तब तक विकास भारत विकसित उत्तर प्रदेश का सपना अधूरा रह जाएगा। इस अधिनियम में राम नाम शब्द आने से विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ गया। हाल ही में सपा ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया है। सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा, समाजवादी पार्टी में अकाल पड़ा है, उनके विधायक भाजपा में आना चाहते हैं, हम लोग लेना नहीं चाहते। अखिलेश यादव जब से बिहार में चुनाव हार कर आए हैं तब से वे बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि 2027 में सरकार बना लेंगे, समाज को बांटकर राज कर लेंगे। झूठ फैलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीट पा लिए थे। उस भ्रम को हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली की जनता ने, बिहार की जनता ने नकार दिया। देश मोदी जी के साथ है, देश मोदी के साथ था, देश भाजपा के साथ है। पीडीए की ये बताई फुल फॉर्म। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पीडीए परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, इनकी हवा निकल चुकी है। ये पीडीए लेकर बिहार चुनाव में गए थे, इनका कोई प्रत्याशी नहीं था। अखिलेश यादव वहां पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला की तरह पहुंच गए। हमारे पार्टी के सभी अन्य जनप्रतिनिधिगण, आइए माननीय विधायक लोग, सब लोग आप पीछे हो जाते हो सब लोग। आज मैं आप सबसे देश के अंदर भ्रष्टाचार का भस्मासुर बन चुका मनरेगा, जिसको बनाया गया था विशेष तौर से इस देश की श्रम शक्ति को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, गरीबों का उत्थान करने के लिए, लेकिन वह केवल भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। उसके भ्रष्टाचार को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनरेगा की जगह जी राम जी, अब जी राम जी जैसे सुनते ही ये विपक्ष के जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति करने वाले हैं, इनको करंट लग जाता है। जी राम जी अधिनियम जो देश की संसद ने पास कर दिया है, वह कानून का रूप ले चुका है और उसको जमीनी स्तर पर उतारने से पहले जो मनरेगा चल रहा था वो तब तक चलता रह जाएगा। 6 महीने का समय इसके लिए दिया गया है, जब तक यह नीचे पहुंच नहीं जाएगा। अब जी राम जी में मैं एक थोड़ा आपको बता इसलिए देना चाहूंगा, वी फॉर विकसित, बी फॉर भारत, जी फॉर गारंटर फॉर, आर फॉर रोजगार एंड, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन, जी फॉर ग्रामीण। इसका जी राम जी इसके नाम से आया। अब इसमें स्पेलिंग से राम जी का नाम आ गया, इसलिए विपक्ष अर्थात कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो या कांग्रेस के जो इंडी गठबंधन के दल हैं, उन लोगों ने भ्रष्टाचार से मुक्त कोई भी योजना को आगे बढ़ाओ तो उस पर अनावश्यक हो हल्ला करने लगते हैं। तो विकसित भारत जी राम जी यह जो अधिनियम आया है, यह अधिनियम इस देश के गांवों का कायाकल्प करने वाला है। पहली चीज मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं कि जी राम जी जो अधिनियम आया है, इसमें 125 दिन काम की गारंटी सुनिश्चित की गई है। जो मनरेगा था उसमें 100 दिन था। मनरेगा में कोई भी गांव जो विकास कर चुका है उसी का विकास होता रहता था, लेकिन अब जी राम जी के आने के बाद गांवों को 3 श्रेणियों में ए, बी और सी श्रेणी में बांटने का काम किया जाएगा। अर्थात श्रमिकों के रोजगार के दिन में कमी नहीं हुई, उसमें 25 दिन की बढ़ोतरी हुई। दूसरा, गांवों का विकास करना है तो ए, बी, सी 3 श्रेणी में उसको बांटने का एक यह लक्ष्य लिया गया है। तीसरा, पीएम गति शक्ति से जी राम जी योजना को जोड़ा गया है, यानी गांव में विकास के नाम पर जो भ्रष्टाचार करते थे,
काम तो कागज में हो जाता था, दिखाई नहीं देता था, अब उसे कोई छुपा नहीं पाएगा। गांव की चाहे छोटी गलियां हो चाहे बड़ी गलियां हो, विशेष तौर से जल संरक्षण की दृष्टि से, जल के निकासी की दृष्टि से, जो गांव की अवसंरचना का संपूर्ण विकास है, उस विकास की दृष्टि से जी राम जी के अंतर्गत व्यवस्था करने का काम किया गया है। सामाजिक सुरक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही और उस प्राथमिकता के क्रम में ही यह जो जी राम जी अधिनियम आया है, इसके कारण से अब गांव के अंदर जो आधारभूत ढांचा है वो मजबूत होगा। गांव के अंदर जो भी विकास के काम होने हैं वो अस्थायी तौर से दिखाई देंगे, उसकी गुणवत्ता रहेगी। उसके लिए जो हमारे गांव के अंदर किसान रहते हैं, इसका भी इस एक्ट के अंदर ध्यान रखा गया है। पहले क्या होता था, मनरेगा 365 दिन चलाने का काम तो कहते थे कर रहे हैं, वो 100 दिन लगातार भी लोगों को काम नहीं मिलता था, लेकिन जिस समय खेती किसानी का काम होता था उस समय अगर श्रमिक खेत के काम में अगर उपलब्ध नहीं होते थे तो खेती का काम प्रभावित होता था। इस अधिनियम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक व्यवस्था दी है कि 60 दिन जिन राज्यों में जिस समय चाहे खरीफ की, चाहे रबी की, चाहे अन्य फसलों की बुआई होती है, तो 60 दिन राज्य सरकारें निर्धारित कर देंगी कि जी राम जी के अंतर्गत जो श्रमिक 125 दिन काम करने वाले हैं, उसमें 60 दिन वह काम नहीं रहेगा, जहां पे जैसी आवश्यकता होगी उसके क्रम में। तो यह जो सारा विषय है, इसके पीछे बताने का मेरा एक ही है कि इसमें लगभग 10 लाख करोड़ रुपए जब से ये मनरेगा आया है इसमें खर्च किए गए। कांग्रेस भ्रष्टाचार के रास्ते बनाने का काम करती थी और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार करने वाले सारे रास्तों को बंद करना चाहती है। जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी वहां कांग्रेस एंड कंपनी उनमें खलबली मचेगी। उनको लगता है कि अब गांव का विकास होगा, अब गरीब का विकास होगा, अब गांव की नालियां हो, सड़कें हो, वह चुस्त दुरुस्त होंगी। अन्य जो गांव के विकास की दृष्टि से वहां की आवश्यकताएं हैं, गांव के विकास का रोड मैप गांव में तैयार होगा। पैसे की कोई कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। जो मनरेगा का बजट था उससे बढ़ा करके इसमें बजट देने का काम किया जा रहा है। एक और उल्लेख कर दूं, मनरेगा योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में कहीं रोजगार सेवक लगे हैं, कोई संविदा कर्मी लगे हैं, तो इस जी राम जी आने के बाद उसमें से एक भी पद की कटौती नहीं होगी। जो जिस रूप में काम कर रहे थे उस रूप में वो काम। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। फर्जी कंपनियों के नाम पर करोड़ों की जीएसटी चोरी, 2 शातिर गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। फर्जी कंपनियां रजिस्टर कर उनके जीएसटी नंबरों पर फर्जी बिलिंग के जरिए करोड़ों रुपए की राजस्व हानि करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कागजी कंपनियां बनाते थे। इन कंपनियों के जीएसटी नंबरों का इस्तेमाल कर बिना माल की खरीद बिक्री दिखाते हुए फर्जी बिलिंग की जाती थी। जांच में सामने आया है कि इस नेटवर्क के जरिए सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। पुलिस और जीएसटी विभाग की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से कई फर्जी दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संदिग्ध लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। देखिए, कुछ दिन पहले ये तथ्य संज्ञान में आया था, जीएसटी के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, उनके द्वारा एक एप्लीकेशन दिया गया था और इसमें ये था कि जीएसटी फर्जी नंबर का जीएसटी नंबर का उपयोग करके फर्जी के कंपनियां रजिस्टर करके बहुत बड़े पैमाने पे कारोबार किया जा चाहता था और एक उद्देश्य होता था कि जिसमें जीएसटी के जो कर की चोरी होती थी उसको बचा लिया जाता था। मुकदमा पंजीकृत करके इसमें टीमें बनाई गई। इसमें साइबर की टीम थी, सर्विलांस की टीम थी, इसमें थाना प्रभारी और सीओ एडिशनल साहब मौजूद थे इसमें, और साथ में जो हमें इनपुट जीएसटी के अधिकारियों के द्वारा जो सहयोग चाहिए था लगातार इनके भी संपर्क में थे।
तो इसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसमें आज 2 अभियुक्त हैं, एक संजीत है, दूसरा चंदन मिश्रा है। दोनों को पकड़ा गया है, जिनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और कुछ संदिग्ध कागजात प्राप्त हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि किस तरह ये अपनी फर्जी कंपनियों का एक एक्चुअल जीएसटी नंबर लेके उपयोग करते थे। इसमें मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इन जो एक मुलजिम आपके चंदन मिश्रा है, वो पहले भी जेल जा चुका है और आगे भी इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई हो रही है। इसमें हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इनके और लिंक जहाँ भी है, उनको पकड़ा जाए और जो भी अभियुक्त इसमें और भी शामिल है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार। एक फोन कॉल से बिगड़ा रिश्ता, दुल्हन मेहंदी रचाए करती रही दूल्हे का इंतजार, नहीं पहुंची बारात। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी, मैं हूं आपके साथ संदली सिंह। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा वादा है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा खबर की ओर, देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। फतेहपुर जिले में बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। फतेहपुर के थाना हुसैनगंज क्षेत्र के मकनपुर गांव निवासी युवती की शादी कौशाम्बी जनपद के करारी थाना क्षेत्र में तय की गई थी। 8 जनवरी को बारात आनी थी, लेकिन शादी से ठीक एक रात पहले फोन कॉल के जरिए लगाए गए आरोपों के चलते दूल्हा पक्ष ने बारात लाने से इनकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि युवती के ही गांव निवासी उसका ममेरा भाई नफीस पुत्र मुन्ना ने बीती रात दूल्हा पक्ष को फोन कर लड़की के संबंध में गलत और भ्रामक बातें फैलाई। आरोप है कि झूठी अफवाहों और निराधार आरोपों से प्रभावित होकर दूल्हा पक्ष ने शादी वाले दिन ही रिश्ता तोड़ दिया। पीड़िता के भाई ताज मोहम्मद ने बताया कि उनकी बहन की शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी और आज बारात आने की प्रतीक्षा थी। आरोप है कि लगाया गया कि नसीब से उसका पुराना जमीनी विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के चलते उसने जानबूझकर उसकी बहन की छवि खराब करने का प्रयास किया है और रिश्ता तोड़वाया। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि आरोपी इससे पहले भी इस तरह के कृत्यों में शामिल रहा है और कई शादियों में बाधा डाल चुका है, जिससे संबंधित परिवारों को सामाजिक अपमान और मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। शादी टूटने से लड़की पक्ष सदमे में है। पीड़ित परिवार ने मामले में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम ताज मोहम्मद है। आपके यहाँ 8 जनवरी को शादी थी, आपकी किसकी शादी थी आपके यहाँ? जी सर, 8 फरवरी को मेरे बहन की शादी थी। अच्छा, अभी फिलहाल जो माहौल ये बवाल कर रहा है, क्या मामला है पूरा जो है? सर बवाल इसलिए चल रहा है कि मतलब जो लड़के वाले थे, हाँ, वो मतलब रात शाम तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। रात 11 बजे मेरे पास अचानक फ़ोन आ रहा है और उन लोगों ने बोला कि हम शादी नहीं करेंगे। हमने उनसे कारण पूछा क्यों शादी नहीं करोगे, तो उन्होंने हमें जवाब दिया कि तुम्हारे गांव के कुछ लोग हमको उल्टा सीधा आपकी बहन के बारे में बता रहे हैं और हमें डिमांड की है कि हमको इतना इतना दहेज चाहिए। अच्छा, तो हम पर दहेज कर्जे में लेके कर रहे हैं कि मतलब कितना खर्चा आपने किया अभी? सर मेरा कम से कम 5 से 6 लाख रुपए खर्चा आ गया। अच्छा, पर इनको दिया भी और ये ना हमको कुछ उल्टा सीधा बातें कर रहे हैं और लड़का जो है पर यहाँ पे फरार हो गया है। रिश्तेदार आपके यहाँ कितने लोग मौजूद रहे होंगे? पर मेरे यहाँ रिश्तेदार, मेरी बहन बाबू जो भी थे सब रेडी थे, यहाँ पे आ गए थे। अच्छा जी, तो क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस से की है? जी सर, मैंने अपना मुफरेगंज थाने में जाके इसकी शिकायत की है। क्या चाहते हैं आप जो है? फिर सर मुझे ये चाहते हैं कि हमारी बहन का वही लड़के के साथ अगर हो निकाह हो तो कोर्ट मैरिज द्वारा हो। अच्छा, जी, और आप लोगों की क्या मांग है जो है? पर हमारी और कोई नहीं मांगे। हमारी बहन का मान लो पूरे करियर में मतलब पूरी वाट लग गई है, पूरे समाज में वाट लग गई। और जिसने भगाया है सर, जिसने इसको मतलब बोला है कि ऐसे मतलब करके मतलब उल्टा सीधा बकवास किया है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मान लो हमारे बहन के बारे में क्या जानता है, क्या देखा है हमारे बहन के प्रूफ के बारे में। मेरे कहने का मतलब कौन सा गाँव है आप? सर मेरा गाँव मकानपुर है। नाम क्या आपका? मेरा नाम ताज मोहम्मद है सर। फिलहाल इतना ही इस खबर में। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, खबरें जो सिर्फ दिखाई नहीं जाती, असर भी करती हैं। नमस्कार।